जब हम किसी देश की आबादी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक नंबर आता है। लेकिन क्या वो नंबर ही सब कुछ है? हर नंबर के पीछे लाखों करोड़ों लोगों की एक कहानी छिपी होती है, उनकी उम्मीदें, उनके सपने और उनकी चुनौतियां। आज हम भारत की आबादी के इन्हीं आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। साल 2011 की जनगणना ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा आंकड़ा रखा, 121 करोड़। जरा सोचिए, 121 करोड़। ये संख्या इतनी विशाल है कि इसे बस यूं ही सोच पाना भी मुश्किल है। ये पूरी दुनिया की आबादी का लगभग छठा हिस्सा था। पर सवाल ये है कि ये महज एक आंकड़ा है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है? ये हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे आने वाले कल के बारे में क्या बताता है? चलिए इन आंकड़ों की परतों को खोलकर देखते हैं। और इन सवालों का जवाब हमें मिलता है डेमोग्राफी से। इसे हिंदी में जनसांख्यिकी भी कहते हैं। ये आबादी का एक साइंटिफिक अध्ययन है जो हमें बताता है कि किसी आबादी का साइज क्या है, उसकी बनावट कैसी है और वक्त के साथ उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। ये एक तरह का लेंस है जिससे हम आंकड़ों के पीछे की असली कहानी देख पाते हैं। तो चलिए भारत की आबादी के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। दुनिया का हर समाज आबादी में बदलाव के एक खास रास्ते से गुजरता है। आइए पहले उस थ्योरी को समझते हैं जो इस सफर को एक्सप्लेन करती है। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर है बड़ा सिंपल। इसके 3 मेन स्टेज होते हैं। पहला स्टेज, जब जन्म दर भी बहुत ज्यादा होती है और मृत्यु दर भी। नतीजा, आबादी धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरा स्टेज, जब स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती हैं तो मृत्यु दर तो तेजी से गिरती है, लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रहती है। और इसी से होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट। और फिर आता है तीसरा स्टेज, जब जन्म दर भी कम हो जाती है और आबादी या तो स्थिर हो जाती है या बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। तो भारत इस थ्योरी में कहाँ फिट होता है? इस चार्ट को देखिए। 1921 के बाद जैसे जैसे महामारियों पर काबू पाया गया, मृत्यु दर में एक तेज गिरावट आई। लेकिन जन्म दर उतनी तेजी से कम नहीं हुई, वो बहुत धीरे धीरे नीचे आई। जन्म और मृत्यु दर के बीच का ये बढ़ता हुआ फासला ही भारत के जनसंख्या विस्फोट की असली वजह बना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत आज भी सफर के बीच में है, दूसरे और तीसरे स्टेज के बीच कहीं। ये एक ऐसा दौर है जहां तेजी से बढ़ती आबादी हमारे समाज में बड़े और जबरदस्त बदलाव ला रही है, और ये बदलाव अपने साथ मौके भी ला रहा है और चुनौतियां भी। अब इस बदलाव का जो सबसे बड़ा नतीजा निकला है वो है भारत की जबरदस्त युवा आबादी। और ये पता है, एक दोधारी तलवार की तरह है। ये एक बहुत बड़ा मौका भी है और एक बहुत बड़ा जोखिम भी। कैसे? चलिए समझते हैं। 1971 में तस्वीर कुछ ऐसी थी। भारत की 42% आबादी 14 साल से कम उम्र की थी। मतलब काम करने वाली आबादी पर निर्भर लोगों यानी बच्चों का बोझ बहुत ज्यादा था। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक चैलेंज होता है। अब 40 साल आगे आते हैं, 2011 में। देखिए कितना बड़ा बदलाव आया। बच्चों का हिस्सा 42% से घटकर सिर्फ 29% रह गया, जबकि काम करने वाली उम्र यानी 15 से 59 साल की आबादी 53% से बढ़कर 63% हो गई। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और भविष्य में क्या होने वाला है? अनुमान ये है कि 2026 तक काम करने वाली आबादी का ये हिस्सा और बढ़कर 64% तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा और वर्किंग पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। और इसी कमाल के सिचुएशन को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकीय लाभांश। आसान भाषा में ये वो सुनहरा मौका है जब देश में काम करने वाले हाथ उन पर निर्भर लोगों से कहीं ज्यादा हो जाते हैं, और इससे देश की आर्थिक तरक्की को पंख लग सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ है सुनहरा मौका। अगर इस विशाल युवा आबादी को अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत और अच्छे रोजगार मिल जाएं, तो ये देश को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा खतरा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो यही युवा आबादी आर्थिक ठहराव और सामाजिक अशांति की वजह भी बन सकती है। ये मौका है, कोई गारंटी नहीं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जो भारत के डेमोग्राफिक आंकड़ों में एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी बयां करता है, और वो है बिगड़ता हुआ लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं।
यहाँ टेबल पर नजर डालिए। ऊपर ऊपर से देखें तो लगता है कि कुल लिंगानुपात थोड़ा सुधरा है। 1991 में 927 से बढ़कर 2011 में 943 हो गया। लेकिन असली चिंता की बात छिपी है 0 से 6 साल के बच्चों के आंकड़ों में। इस एज ग्रुप में लिंगानुपात 945 से गिरकर सिर्फ 919 रह गया। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। इस प्रॉब्लम की गहराई को समझना है तो हरियाणा का ये आंकड़ा देखिए। साल 2011 में वहां 0 से 6 साल के बच्चों में लिंगानुपात देश में सबसे कम था, 793 बस। यानी हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 793 लड़कियां। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सामाजिक और तकनीकी कारण एक साथ काम कर रहे हैं। समाज में बेटे की चाह की गहरी जड़ें, लड़कियों की देखभाल में लापरवाही और मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लिंग की जांच करवाना और गर्भपात जैसी चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं। और सबसे चौंकाने वाली या कहिए विरोधाभासी बात तो ये है कि ये समस्या सबसे ज्यादा गरीब इलाकों में नहीं, बल्कि भारत के कुछ सबसे अमीर और पढ़े लिखे राज्यों में है। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ पैसा या आर्थिक तरक्की इस गहरी सामाजिक सोच को बदल नहीं सकती। चलिए अब भारत की आबादी में हो रहे एक और बहुत बड़े बदलाव पर चलते हैं, शहरीकरण। कभी सोचा है कि कितने भारतीय अब शहरों में बसते हैं? 2011 के आंकड़ों को देखें तो करीब 69% आबादी अब भी गांवों में है, लेकिन 31% आबादी शहरों में। और ये 31% का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत का चेहरा बदल रहा है। तो लोग गांवों से शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे दो तरह की ताकतें काम करती हैं। एक जो गांव से धक्का देती है, जिसे कहते हैं पुश फैक्टर, जैसे गांव में रोजगार की कमी, और दूसरी जो शहरों की तरफ खींचती है, जिसे कहते हैं पुल फैक्टर, जैसे शहरों में बेहतर नौकरी, सुविधाएं और एक नई पहचान की उम्मीद। और ये शहरीकरण भी हर जगह एक जैसा नहीं हो रहा। सोचिए, भारत की पूरी शहरी आबादी का 2/3 से ज्यादा हिस्सा सिर्फ 27 बड़े मेट्रो शहरों में रहता है। इस वजह से इन शहरों पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है और देश का सामाजिक ताना बाना पूरी तरह बदल रहा है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये एक मौका है, कोई गारंटी नहीं। इसका फायदा हम तभी उठा पाएंगे जब हमारी ये विशाल कामकाजी आबादी पढ़ी लिखी हो, सेहतमंद हो और उसे अच्छा काम मिले। तो सवाल यही है, भारत का डेमोग्राफिक भविष्य क्या है? एक सुनहरा अवसर या एक भारी बोझ? और इसका जवाब उन फैसलों में छिपा है जो हम सब आज ले रहे हैं। यही फैसले हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेंगे।